Good morning to all my dear students. In the last class we have discussed about solution and colligative properties. तो चैप्टर को हमने स्टार्ट कर दिया था और चैप्टर में हमने क्या क्या देखा था। सॉल्यूशन में देखा था कि सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है। तो सॉल्यूशन में सोल्यूट देखा था हमने और क्या होता है सॉल्वेंट। सोल्यूट और सॉल्वेंट मिला के क्या बनाते हैं सॉल्यूशन। तो हमने ये चीज सीखी थी। फिर सॉल्यूशन किसको बोला जाता था, होमोजीनियस मिक्सचर को, जिसमें दो या दो से ज्यादा कंपोनेंट होते हैं और हर कंपोनेंट अपने इंडिविजुअल आइडेंटिटी को लूज कर देता है। उसके बाद कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन क्या क्या कहलाते हैं, सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। एक सोल्यूट कहलाता है और क्या कहलाते हैं सॉल्वेंट कहलाते हैं। है कैसा सॉल्यूशन, एक होमोजीनियस मिक्सचर है जिसमें ईच इंडिविजुअल कंपोनेंट लूज देयर आइडेंटिटी, अपना आइडेंटिटी को क्या कर देते हैं खो देते हैं। ठीक है, ये देखा था हमने। उसके बाद सोल्यूट किसको बोलते थे, जो स्मॉलर अमाउंट में होता था। सॉल्वेंट किसको बोलते थे, जो लार्जर अमाउंट में होता था। तो सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट क्या देता था हमारे पास, सॉल्यूशन देता है। इसमें सोल्यूट जो है स्मॉलर अमाउंट में होता है, सॉल्वेंट हमेशा लार्जर अमाउंट में। और हमने एग्जांपल लिया था जैसे सॉल्टेड वाटर में सॉल्ट और वाटर, सॉल्ट क्या है सोल्यूट हो जाएगा और वाटर क्या हो जाएगा यहाँ पे सॉल्वेंट हो जाएगा। एक्वस सॉल्यूशन ऑफ यूरिया एक एग्जांपल लिया था। एक्वस का मतलब हमेशा वाटर होगा और एक्वस मतलब वाटर लेंगे और इसमें सॉल्वेंट हमेशा क्या रहेगा वाटर और बाकी सोल्यूट क्या हो जाएगा यूरिया। और अगर कभी मेंशन नहीं है तो हमेशा किसको लेना चाहिए हमें, सॉल्वेंट की तरह वाटर को लेना चाहिए। तो हमने ये देखा था। उसके बाद हमने देखा था टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन दो तरीके के मैंने बताया था ऑन बेसिस ऑफ कंपोनेंट्स। तो बाइनरी सॉल्यूशन होता है जिसमें दो कंपोनेंट्स होते हैं, सोल्यूट भी एक होता है सॉल्वेंट भी एक होता है। टर्नरी देखा था, टर्नरी में तीन कंपोनेंट्स, एक सोल्यूट होगा, सोल्यूट नहीं सॉल्वेंट हमेशा एक होगा, सोल्यूट का नंबर एक से ज्यादा हो सकता है, जैसे इसमें दो थे अपने पास। और हमने एक और देखा था ऑन बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ सोल्यूट। तो सोल्यूट के बेसिस पे एक डाइल्यूट होता है, कंसंट्रेटेड। डाइल्यूट में क्या होता है कम अमाउंट में रहता है सोल्यूट विथ रिस्पेक्ट टू द सॉल्वेंट के, और कंसंट्रेटेड में उतना कंसंट्रेशन उसका कम नहीं रहता, मतलब अमाउंट थोड़ा सफिशियंट रहता है। ठीक, उसके बाद हमने कंसंट्रेशन टर्म्स देखा था कि कंसंट्रेशन क्या होता है। तो कंसंट्रेशन हमेशा डिफाइन किया जाता है विथ रिस्पेक्ट टू सोल्यूट के। और डिफाइन कैसे होगा ये, रेशियो ऑफ मास मोल्स ऑब्लिक वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट टू मास वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। और एक यूनिट है जिसके अंदर सॉल्यूशन ना आके क्या आएगा सॉल्वेंट आएगा, और उस वो कौन सी यूनिट होती है मोललिटी। तो मैंने आपको कंसंट्रेशन का फॉर्मूला बताया था क्या, मास या मोल्स या वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट, हमेशा सोल्यूट ऊपर आएगा, नीचे क्या लेंगे मास या वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन हमेशा कहाँ आएगा नीचे, ऊपर हमेशा सोल्यूट। अब इनके टर्म्स पे अलग अलग, जैसे मास लेंगे तो अलग चीज आएगी, मोल्स पे अलग आएगा, वॉल्यूम पे अलग आएगा, सोल्यूट का लेंगे तो नीचे सॉल्यूशन का मास लेंगे तो अलग यूनिट, वॉल्यूम लेंगे तो अलग यूनिट। इस बेसिस पे कंसंट्रेशन टर्म्स बताए थे मैंने कि कंसंट्रेशन टर्म्स को दो पार्ट में किया है हमने, ग्रुप ए और ग्रुप बी। ग्रुप ए में वॉल्यूम रिलेटेड टर्म्स डाले थे, ग्रुप बी में मास रिलेटेड। वॉल्यूम रिलेटेड क्यों, क्योंकि ये टेम्परेचर डिपेंडेंट है और मास जो होता है वो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होता है। तो ग्रुप ए के हमने चार देखे थे, परसेंट बाई वॉल्यूम, परसेंट वेट बाई वॉल्यूम, मोलरिटी, नॉर्मेलिटी। और ग्रुप बी की बात करोगे तो उसमें परसेंट बाई वेट देखा, मोल फ्रैक्शन है, मोललिटी है और पार्ट्स पर मिलियन। इस चैप्टर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे लिए मोललिटी ही है सबसे ज्यादा यूज, उसके बाद मोल फ्रैक्शन आएगा और मोलरिटी भी कभी कभी यूज होगा। ठीक है, तो यहाँ मैंने आपको समझाया था एक एक हम लोग टर्म देखे थे। जैसे फर्स्ट था परसेंट बाई वॉल्यूम, तो परसेंट बाई वॉल्यूम मतलब ऊपर भी आना है नीचे भी आना है, परसेंट मतलब 100 में। तो ऊपर भी किसका आना है, ये भी होगा हमारा सोल्यूट का, और नीचे वाला भी किसका होगा सॉल्यूशन का। तो देखो यहां से वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लिया था जब हमने, तो ये कौन सी यूनिट हमें दे रहा था, परसेंट वी बाई वी दे रहा था। ठीक है, ये परसेंट बाई वी का भी मतलब था। परसेंट वेट बाई वॉल्यूम का मतलब क्या हो रहा था, ऊपर वेट ऑफ सोल्यूट आएगा और नीचे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आएगा। तो देखो हमने अगर मास ऑफ सोल्यूट ले लिया, ऊपर हमेशा ऊपर सोल्यूट ही आना है, मास ऑफ सोल्यूट ले लिया और नीचे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, तो वो कौन सा बना था, परसेंट डब्ल्यू बाई वी बना था अपने पास। और एक हमने मोलरिटी भी डिस्कस की थी। अब मास ले लिया चूंकि वॉल्यूम ले लिया तो बचा क्या मोल्स, तो मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लिया था तो क्या बना था मोलरिटी। तो हमने एक एक करके कंसंट्रेशन टर्म्स को डिस्कस किए थे। पहले हम लोग ग्रुप ए के परसेंट बाई वॉल्यूम को डिस्कस किया था, फॉर्मूला वही था, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट ऊपर आना है, ऊपर वाला वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट बताता है, नीचे वाला वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन बताता है। तो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन 200, तो परसेंट वी बाई वी हो रहा था। ठीक है, और सॉल्यूशन का वॉल्यूम सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट होता है। बाकी ये सिंपल एग्जांपल्स लिए थे मैंने, है ना, न्यूमेरिकल इनके ऊपर। तो ये आप एक बार देख लीजिए नोट से न्यूमेरिकल को फिर से। और ये दिया है 30% वी बाई वी ऑफ इथेनॉल। अगर 30% वी बाई वी बोलने का मतलब क्या हो गया, 30 ml ऑफ सोल्यूट इज प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन।
फिर मैंने इसके ऊपर न्यूमेरिकल लिए थे, तो हमने ये कंसंट्रेशन टर्म देख लिया था परसेंट बाई वॉल्यूम। फिर हमने सेकंड कंसंट्रेशन टर्म देखा था परसेंट वेट बाई वॉल्यूम, मतलब परसेंट डब्ल्यू बाई वी। ऊपर वाला डब्ल्यू किसको बताएगा? सोल्यूट के मास को, और नीचे वाला वी किसको बताएगा? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को। तो परसेंट वेट बाई वॉल्यूम हमने देखा था वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। तो ये हमने सेकंड देख लिया था। ऊपर आना है वेट ऑफ सोल्यूट, नीचे आना है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और इसके ऊपर न्यूमेरिकल लेते हैं। जैसे आपसे पूछे 30% डब्ल्यू बाई वी ऑफ यूरिया का मतलब क्या है, तो 30 ग्राम ऑफ यूरिया इज प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। ये सॉल्यूशन का वॉल्यूम होगा और ये ऊपर 30 ग्राम ऑफ यूरिया बताएगा। तो इसके ऊपर न्यूमेरिकल लिया था हमने, ये भी देख लिया था हमने। और हम लोगों ने थर्ड कंसंट्रेशन टर्म्स पे आ गए थे, कौन सा? मोलारिटी की। मोलारिटी क्या होती है ना, तो थर्ड कंसंट्रेशन टर्म्स अपने पास क्या था? मोलरिटी। तो मोलरिटी को बताया था मैंने, क्या होता है मोलरिटी? केवल मोल्स बचा था, तो ऊपर आता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज नोन एज मोलरिटी। ऊपर सोल्यूट के मोल्स ले लिया जाए और नीचे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ले लो, प्रोवाइडेड कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किस में होना चाहिए? लीटर में। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मोलरिटी, जिसका यूनिट मैंने बताया था क्या होता है? मोल पर लीटर, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? मोलर। तो आज का हम लोग पार्ट यहीं से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने छुड़वाया था आपको, यहाँ से बताया था हम लोग इसका फॉर्मूला देखेंगे थोड़ा सा, और किस तरीके से इसके ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स होते हैं उनको आज हम लोग सीखेंगे। तो डेट विल डिस्कस इन पार्ट 2। हाँ, तो हम लोगों ने मोलरिटी सीख लिया। मोलरिटी का मतलब होता था नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज नोन एज मोलरिटी। इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल एम, और यूनिट जो होता है वो क्या होता है? मोल पर लीटर, या जिसको हम लोग क्या बोल देते हैं? मोलर। अब जैसे इसमें मान लो मैं आपको एक सिंपल सा क्वेश्चन के फॉर्म में दूं। क्वेश्चन ऐसे बोल रहा हमें, W ग्राम ऑफ सोल्यूट, W ग्राम ऑफ सोल्यूट हैविंग मोलर मास, W ग्राम ऑफ सोल्यूट हैविंग मोलर मास डबल एम। मोलर मास को मैंने डबल एम लिख लिया। इज डिजॉल्व्ड इन सफिशिएंट वाटर, is dissolved in sufficient water to form V ml of solution, to form V ml of solution। तो हमसे बोल रहा है derive formula for molarity। मोलरिटी का क्या डेराइव करिए? फॉर्मूला। तो देखिए बोर्ड में आपके 12th बोर्ड में इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, है ना, 2 नंबर 3 नंबर के। हमें डेराइव करना है फॉर्मूला। W ग्राम ऑफ सोल्यूट हैविंग मोलर मास डबल एम इज डिजॉल्व इन सफिशिएंट वाटर टू फॉर्म V ml ऑफ सॉल्यूशन, डेराइव फॉर्मूला ऑफ मोलरिटी। तो मोलरिटी में हमने क्या सीखा? मोलरिटी का फॉर्मूला होता है क्या? मोलरिटी इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, ऊपर आता है, नीचे क्या आता है? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और वो किस में आता है? इन लीटर। ठीक है ना, ये हमने फॉर्मूला देखा था। तो अगर आपको नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट कैसे निकालोगे, तो हमें पता है मोल्स इज इक्वल टू क्या होता है? मास अपॉन मोलर मास। तो क्या मास दिया है सोल्यूट का मास? तो सोल्यूट का मास कितना दिया है? W ग्राम। तो ये हो गया मास अपॉन उसका मोलर मास भी दिया है क्या? डबल एम। तो मास अपॉन मोलर मास। तो यहाँ से क्या मिल गया? मोल्स ऑफ सोल्यूट, मास अपॉन मोलर मास। और नीचे क्या लेना है? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किसमें? इन लीटर। तो वो बोला इनसफिशिएंट वाटर टू फॉर्म V ml ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का कितना वॉल्यूम दिया है? V ml दिया है, और ml को अगर लीटर में कन्वर्ट करना है तो वॉल्यूम को क्या करना पड़ेगा? 1000 से डिवाइड करेंगे तो आपका किस में कन्वर्ट हो जाएगा? लीटर में। और इस फॉर्मूले को थोड़ा सा और अरेंज करें हम लोग, तो W अपॉन मोलर मास, ये जो 1000 नीचे आया वो कहाँ चला जाएगा? आपका ऊपर, और नीचे क्या दिखाई देगा? V। अब ये जो वॉल्यूम है ये मेरा किस में हो गया? ml के अंदर। तो यहाँ से आप देख सकते हैं एक सिंपल सा फॉर्मूला बन के आ जाता है। मोलरिटी कभी भी निकालनी है तो ऊपर आएगा मास उस सोल्यूट का, नीचे उसका मोलर मास इंटू 1000 डिवाइडेड बाई नीचे वॉल्यूम आएगा, और ये वॉल्यूम अब किस में रहेगा? ml के अंदर रहेगा। आप जाएंगे अगर कभी भी लेबोरेटरी में अगर एक्सपेरिमेंट कराते हैं हम लोग, तो हमारे वॉल्यूम किस में रहता है? लीटर में रहता है क्या? बाल्टियां भर भर के हम लोग लेके जाते हैं क्या? HCl की एक बाल्टी ले लिया, H2SO4 एक बाल्टी, ऐसा तो नहीं करते। वो किस में लेते हैं हम लोग? बीकर में लेते हैं, छोटे छोटे हमारे पास होते हैं, है ना। तो टेस्ट ट्यूब में लेते हैं छोटा छोटा। तो वॉल्यूम हमेशा जनरली किस में रहता है? ml में। ऐसा नहीं कि एक बाल्टी ये उठा लिया, एक बाल्टी वो उठा लिया, मिला दिया, ऐसा एक्सपेरिमेंट नहीं होता है।
तो इसलिए हमेशा वॉल्यूम आप देखोगे क्वेश्चन में किस में दिया रहता है, ml के अंदर। तो हमारे पास ये सिंपल सा मोलरिटी का फॉर्मूला बन जाता है, मास अपॉन मोलर मास इंटू 1000 अपॉन वॉल्यूम इन ml। तो इस तरीके से सॉल्व करके हम लोग चाहें तो निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा निकालने का, मोलरिटी को कैसे निकालना है। अब इसके ऊपर कुछ एक क्वेश्चन मैं ले लेता हूं, एक न्यूमेरिकल ले लिया जाए। जैसे मान लीजिए आपसे सिंपल सा एक सवाल ऐसे इस तरीके से मैंने पूछ लिया कि व्हाट डू यू मीन बाई 2 मोलर सॉल्यूशन ऑफ यूरिया। क्वेश्चन ये पूछ रहा है व्हाट डू यू मीन बाई 2 मोलर सॉल्यूशन ऑफ यूरिया। तो 2 मोलर सॉल्यूशन ऑफ यूरिया अगर वर्ड दिया है तो आप इससे क्या समझते हैं कि 2 मोलर सॉल्यूशन ऑफ यूरिया का क्या मतलब है। तो 2 मोलर सॉल्यूशन ऑफ यूरिया का मतलब क्या होगा हमारे लिए, 2 मोलर ऑफ यूरिया सॉल्यूशन मीन्स क्या होगा, इसका मतलब बता सकते हैं, 2 मोल यूरिया का 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर मौजूद है। क्योंकि मोलरिटी होती क्या थी, मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन अगर एक लीटर ले लो आप, तो जो मोल्स ऑफ सोल्यूट होगा वही उसकी क्या बन जाएगी, मोलरिटी। तो 2 मोलर यूरिया सॉल्यूशन का मतलब होगा 2 मोल्स ऑफ सोल्यूट, 2 मोल्स ऑफ यूरिया इज प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। 2 मोल्स ऑफ यूरिया इज प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। तो उसकी मोलरिटी कितनी हो जाएगी, 2 मोलर बोल दिया जाएगा। ठीक है, क्या अगर आपसे मैं ये सवाल यहीं पे ये पूछ लूं कि कैलकुलेट परसेंट W/V ऑफ यूरिया, तो क्या हम परसेंट W/V ऑफ यूरिया भी निकाल सकते हैं क्या। अगर मान लीजिए इसी क्वेश्चन को मैं अगर आपसे पीछे वाले से लिंक कराऊं, इसी में बोल रहा, अगर इसी क्वेश्चन के अंदर हमें बोल रहा है कैलकुलेट परसेंट W/V ऑफ यूरिया, यूरिया का परसेंट W/V निकालिए। कैलकुलेट परसेंट W/V ऑफ यूरिया की परसेंट W/V निकालिए इस यूरिया का फॉर द एबव सॉल्यूशन। कैलकुलेट परसेंट W/V ऑफ यूरिया फॉर द एबव सॉल्यूशन। ये जो हमें सॉल्यूशन दिया था 2 मोलर सॉल्यूशन, इसी के अंदर परसेंट W/V ऑफ यूरिया निकालिए। तो क्या निकाल सकते हैं हम लोग, निकल जाएगा। कैसे निकालना पड़ेगा, देखिए फॉर्मूला लगा दो। परसेंट W/V का फॉर्मूला क्या था, ऊपर W किसका आएगा, सोल्यूट का, ठीक है, और नीचे भी किसका आएगा, सॉल्यूशन का, और इसको क्या कर देना है, 100 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो देखो वेट ऑफ सोल्यूट कैसे निकालोगे, क्या हमने ये मान लिया है कि 2 मोलर यूरिया सॉल्यूशन का मतलब हो गया 2 मोल्स ऑफ यूरिया जो है प्रेजेंट है कितने के अंदर, 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन के अंदर। तो क्या वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन अगर 1 लीटर में लेके चलूं तो मोल्स कितना लेके चलना है, 2। तो क्या वेट निकाल सकते हैं, तो हमें पता है वेट कैसे निकालोगे बताओ, मोल्स इज इक्वल टू क्या होता है, मास अपॉन मोलर मास। तो वेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मोल्स इंटू मोलर मास। तो क्या मैं वेट ऑफ सोल्यूट की जगह पे मोल्स ऑफ यूरिया इंटू मोलर मास ऑफ यूरिया लिख सकता हूं क्या, क्योंकि मास अपॉन मोलर मास इज इक्वल टू मोल्स होता है। तो मास इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मोल्स इंटू मोलर मास डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। तो देखो जरा सा, मोल्स ऑफ यूरिया कितना दिया है, 2 मोल, इंटू यूरिया का मोलर मास अभी हमने देखा कितना होता है, यूरिया का मोलर मास पता है आपको, यूरिया क्या होता है, यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है, NH2CO NH2। तो इसका आप जब मोलर मास निकालेंगे तो कितना आएगा, 60। तो ये सब कुछ कॉमन है, यूरिया ग्लूकोज होता है जैसे अपने पास है ना, सुक्रोज होता है, ये सब कॉमन है जिनके हमें याद होना चाहिए। तो इसका यूरिया का कितना होता है, 60। तो 2 इंटू 60 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दिया है क्या, 1 लीटर हमने माना है, मतलब कितने ml हो जाएगा, 1000। ये वाला ml में रहता है ना यहाँ का वॉल्यूम, क्योंकि इसका डेफिनेशन ही था वेट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट पर 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। तो 1000 मल्टीप्लाइड विथ 100, इसको जब सॉल्व करेंगे तो 2 जीरो से कटेगा और ये जीरो काट लीजिए, तो आपका कितना आ जाएगा, 12% W/V हो जाएगा इसका मतलब। तो काफी सिंपल सवाल था, है ना, सिंपल तरीके से कैलकुलेट परसेंट W/V ऑफ यूरिया भी पूछ लिया, तो इस क्वेश्चन में हम लोग आसानी से इसे सॉल्व कर लिए, तो कोई दिक्कत हमें आने वाली इसके अंदर नहीं है। ठीक है, इसे एक और न्यूमेरिकल ले लेता हूं मैं, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग थोड़ा, एक और न्यूमेरिकल कर लेते हैं इसके ऊपर। देखिए जैसे क्वेश्चन ऐसे दे रहा है 30 ग्राम ऑफ यूरिया इज डिजॉल्व
30 ग्राम ऑफ यूरिया 30 ग्राम ऑफ यूरिया is dissolved in sufficient water to produce 2 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। कितने लीटर का? 2 लीटर सॉल्यूशन का। तो हमसे बोल रहा है डिटरमाइन पहला पार्ट दे रहा है आपको परसेंट W/V डिटरमाइन करिए, और सेकंड पार्ट दे रहा है आपको मोलरिटी डिटरमाइन करिए। मोलरिटी, एक तो परसेंट W/V निकालो और दूसरी चीज क्या निकालो? मोलरिटी। तो मेरे हिसाब से क्वेश्चन कुछ डिफिकल्ट नहीं है, आप कर सकते हैं आसानी से। क्या इस क्वेश्चन को हम लोग कर सकते हैं? क्वेश्चन करना काफी इजी है ना। देखिए 30 ग्राम ऑफ यूरिया दे दिया, तो क्या यहाँ से 30 ग्राम ऑफ यूरिया से क्या मैं मोल्स ऑफ यूरिया पता कर सकता हूँ? मोल्स ऑफ यूरिया क्या हो जाएगा? 30/60। तो ये कितना हो जाएगा? 1/2 हो जाएगा, ठीक है ना। और सफिशिएंट वाटर टू प्रोड्यूस 2 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, क्या ये वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दिया हमको? कितना दिया है? 2 लीटर। तो अगर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मालूम है, मोल्स भी मालूम है, तो फर्स्ट पार्ट तो ऐसे ही सॉल्व हो जाएगा। देखिए परसेंट W/V मतलब ऊपर क्या लेना है? वेट ऑफ सोल्यूट लेना है। तो वेट ऑफ सोल्यूट कितना दिया था हमें? 30, ठीक है ना। और नीचे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना दिया था? 2 लीटर। तो 2 लीटर को ml में कन्वर्ट करोगे तो कितना हो जाएगा? 2000 ml हो जाएगा इंटू 100। तो यहाँ से देखो 2 जीरो गया, ये यहाँ से जाएगा, मतलब ये कितना आ जाएगा? 1.5। तो ये आपका 1.5% आ जाएगा। और सेकेंड पार्ट तो ऐसे ही हो जाएगा, आपको 30 ग्राम यूरिया का दिया है तो उससे मोल्स कितना आ गया? 1/2। और क्या वॉल्यूम हमें पता है? 2 लीटर। तो बस ऊपर मोलरिटी में क्या लेना होता है? मोलरिटी में ऊपर मोल्स लेना है। तो मोल्स कितना हो जाएगा? 1/2। और नीचे क्या हो जाएगा? वॉल्यूम। तो वॉल्यूम कितना दिया है? 2 लीटर। तो 1/2 कितना हो जाएगा? 1/4, मतलब ये 0.25 मोलर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन भी आसानी से हम लोग इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। आगे कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स होते हैं, उनको हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं। चलिए, तो हमने देख लिया कि मोलरिटी क्या होती है, किस तरीके से उसके ऊपर न्यूमेरिकल्स को लगाने होते हैं। आगे हम लोग बढ़ते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, इंपॉर्टेंट टर्म्स जो ज़्यादातर यूज में आते हैं कि किस तरीके से यूज करना है इंपॉर्टेंट टर्म्स को, है ना। तो जैसे लास्ट सवाल जो था अपने पास, कौन सा? ये वाला हमने किया था। तो इसमें हमने मोलरिटी निकाली थी। तो मोलरिटी निकल के कितनी आई थी अपने पास? 1/4, मतलब 0.25 मोलर बोलेंगे इसको, है ना, मोलर। तो क्या मतलब होता है मोलर का? मोलर मोल पर लीटर, यूनिट जो है वो मोल पर लीटर है, लेकिन उसको हम लोग पढ़ते समय क्या प्रोनाउंस करते हैं? मोलर। तो अब कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, जैसे आपको कभी बोलेगा मोलर सॉल्यूशन। कौन कौन से टर्म्स हैं जो ज़्यादातर यूज में आएंगे? हमें क्वेश्चन में कभी बोल दे मोलर सॉल्यूशन। तो मोलर सॉल्यूशन का मतलब हम लोग क्या समझेंगे? मोलर सॉल्यूशन का मतलब होता है कि वो सॉल्यूशन की मोलरिटी कितनी है? 1। तो आपको कभी मोलर सॉल्यूशन लिखा हो या केवल 1m लिखा हो, और इवन 1m ना लिख के लिखा रहता है, कैपिटल M केवल लिख देता है, तो मोलर सॉल्यूशन का मतलब क्या समझेंगे आप? कैपिटल M का मतलब क्या? 1 मोलर कब हो सकता है? जब 1 मोल सोल्यूट का कितने के अंदर मौजूद हो? 1 लीटर सॉल्यूशन में। तो 1 मोल ऑफ सोल्यूट इज प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। अगर 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर 1 मोल मौजूद है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? मोलर सॉल्यूशन बोला जाता है। इसी तरीके से कभी कभी आपको सेमी मोलर वर्ड लिखा हुआ मिल सकता है, सेमी मोलर सॉल्यूशन। तो सेमी मोलर सॉल्यूशन का मतलब क्या समझेंगे इसे? या तो 0.5m भी लिखा जाता है। सेमीफाइनल देखते हैं ना, सेमीफाइनल मतलब क्या? फाइनल तो आखिरी होता है, सेमीफाइनल मतलब उसके पीछे वाला। तो मतलब या तो 0.5m लिखा रह सकता है या m/2 सॉल्यूशन लिखा रहता है। तो m/2 का मतलब भी क्या होता है? सेमी मोलर। और सेमी मोलर का मतलब अब क्या हो जाएगा, बता सकते हैं क्या? हाफ मोल ऑफ सोल्यूट इज प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। आधा मोल अगर मौजूद हो जाएगा तो उसको क्या बोलेंगे? m/2 बोला जाएगा। और इस तरीके से एक तीसरा हमें डेसी मोलर भी लिखा हुआ मिलता है, डेसी मोलर सॉल्यूशन। तो डेसी मोलर सॉल्यूशन को या तो 0.1m लिखा हुआ मिल सकता है हमें, या तो m/10। डेसी का मतलब होता है 10वां हिस्सा देखना है ना। तो डेसी मोलर लिखा हो तो उसको m/10 बोलेंगे। और m/10 का मतलब क्या बोलेंगे आप? 1/10 मोल ऑफ सोल्यूट इज प्रेजेंट इन
1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। 1/10 मोल अगर मौजूद है ना, 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर, तो उस तरीके के सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं, डेसीमोलर। और एक और मैं बता देता हूँ आपको, एक पेंटीमोलर भी बोलता है कभी कभी, ये बहुत कम यूज में आएगा। पेंटीमोलर अगर सॉल्यूशन बोलता है, पेंटीमोलर का मतलब क्या होता है आपका, m/5। पेंटीमोलर मतलब कितना होता है, m/5। तो m/5 अगर करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 0.2 मोलर। तो या तो m/5 लिखा हुआ मिले या 0.2 मोलर, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पेंटीमोलर बोलते हैं। और पेंटीमोलर का मतलब क्या हो गया, 1/5 मोल्स ऑफ सोल्यूट इज प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो ये कुछ टर्म्स हैं इंपॉर्टेंट जो यूज में आएंगे। तो पहली एक चीज ये ध्यान में रखिए, ठीक। और दूसरा एक और इंपॉर्टेंट चीज मैं बताता हूँ यहाँ पे जो हमारा मोलरिटी का फॉर्मूला था, मोलरिटी इज इक्वल टू क्या था अपने पास, मोलरिटी इज इक्वल टू होता था मोल्स अपॉन वॉल्यूम, मोल्स अपॉन वॉल्यूम। और वॉल्यूम किस में होता था, इन लीटर होता था, ठीक है। तो यहां से हम लोग चाहे ना तो हमें किसी किसी क्वेश्चन में मोलरिटी और वॉल्यूम देता है, तो उसकी हेल्प से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, मोल्स निकाल सकते हैं। तो मोल्स ऑफ सोल्यूट कभी भी निकालना हो उस सब्सटेंस का मोल्स, तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, मोलरिटी इंटू वॉल्यूम। और वॉल्यूम यहाँ पे किस में है, इन लीटर। तो मोल्स कभी निकालना है आपको, मोल्स। तो मोल्स का एक फॉर्मूला आ गया अपने पास। मोल्स तो एक होता ही था क्या, मास अपॉन मोलर मास। लेकिन एक और फॉर्मूला अब हमें मिल गया, मोल्स कभी भी निकालना है तो मोलरिटी इंटू वॉल्यूम से भी मोल्स निकाला जा सकता है। तो देखिए मोल्स, यहां लिख देता हूं मैं, मोल्स इज इक्वल टू मोलरिटी, मोलरिटी इंटू वॉल्यूम, ठीक है। और वॉल्यूम किस में होना चाहिए, इन लीटर, ठीक है। तो मोल्स निकालने के लिए मोलरिटी इंटू वॉल्यूम इन लीटर। और आपको मैंने अभी बताया कि जनरली हम लोग वॉल्यूम लीटर में नहीं लेते हैं, वॉल्यूम जो होगा हमारा किस में रहता है, ml में जनरली गिवन होता है। तो हम लोग उस समय मोल्स ना निकाल के उस केस में क्या निकालते हैं, मिली मोल्स। तो उसको मोल्स ना बोल के क्या बोलते हैं हम लोग, मिली मोल्स बोलते हैं। और मिली मोल्स इज इक्वल टू तब किसके बराबर हो जाएगा, मोलरिटी इंटू वॉल्यूम ही रहेगा। लेकिन इस बार वॉल्यूम लीटर में ना होके किस में होगा, ml में। तो अगर वॉल्यूम को हम ml में लेंगे, अगर हम वॉल्यूम को ml में लेंगे तो वो हमें क्या मिलेगा, मिली मोल्स। और अगर वॉल्यूम को लीटर में लेते हैं तो क्या मिलता है, हमें मोल्स मिलता है। तो ये भी हमें यूज में आता है, ध्यान रखिएगा, है ना। इक्विवेलेंस कॉन्सेप्ट में तो ज्यादातर यही मिली मोल्स निकालते हैं, क्योंकि वॉल्यूम हमेशा किस में रहता है, ml के अंदर। तो ये इंपॉर्टेंट थोड़ी सी चीज है जिसके बारे में आप ध्यान रखिएगा। सो मोल्स निकालने का एक और फॉर्मूला मिल गया, क्या, मोलरिटी इंटू वॉल्यूम। चलो अब थोड़ा सा एक न्यूमेरिकल इसके ऊपर भी हम लोग सॉल्व करके देख लेते हैं किस तरीके के क्वेश्चन आएगा, जैसे इन टर्मिनोलॉजी को यूज करते हुए। तो क्वेश्चन है जैसे, कैलकुलेट वेट ऑफ H2SO4 प्रेजेंट इन 200 ml ऑफ डेसीमोलर सॉल्यूशन। तो देखिए आपको क्वेश्चन क्या बोल दिया, कैलकुलेट वेट ऑफ H2SO4 प्रेजेंट इन 200 ml ऑफ डेसीमोलर सॉल्यूशन। सब्सटेंस का हमसे वेट पूछ लिया, हमको वॉल्यूम दिया है, और देखिए टर्मिनोलॉजी आ गया ना, क्या, डेसीमोलर सॉल्यूशन। तो डेसीमोलर सॉल्यूशन का मतलब आप क्या समझेंगे, डेसीमोलर सॉल्यूशन का मतलब क्या हो गया कि मोलरिटी कितनी हो जाएगी इसकी, 1/10। डेसीमोलर का मतलब मोलरिटी कितनी लेंगे, 1/10, ठीक है ना। अभी बताया मैंने, डेसीमोलर का मतलब m/10 होता है, मतलब 1/10 ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। तो 1/10 कितने में, 1 लीटर में होता है। लेकिन उसने हमसे 200 ml में पूछा, 1000 ml में पूछा होता तो सीधे मोल्स कितने हो जाते हैं, 1/10। लेकिन उसने कितने में पूछा हमसे, 200 ml में। तो मोलरिटी कितनी हो गई, डेसीमोलर सॉल्यूशन मतलब 1/10। और यहाँ पे वॉल्यूम हमें दिया हुआ है, वॉल्यूम कितना दे दिया हमको, 200 ml। तो देखो वॉल्यूम भी दे दिया, डेसीमोलर बोलते हैं, मोलरिटी कितनी ले लेनी है हमको, 1/10 ले लेनी है। तो यहाँ से अगर हम लोगों को क्या निकालना है, वेट ऑफ H2SO4 निकालना है ना। तो वेट निकालने के लिए मुझे अगर उसके मोल्स मिल जाए तो क्या हम लोग मोल्स की हेल्प से वेट निकाल सकते हैं, तो निकाला जा सकता है। तो हमको वॉल्यूम पता है, मोलरिटी पता है, तो हम फॉर्मूला लगा देते हैं, मोल्स इज इक्वल टू, अभी लिखा था हमने मोलरिटी इंटू वॉल्यूम। तो मोलरिटी इंटू वॉल्यूम, मोलरिटी कितना, 1/10 इंटू वॉल्यूम कितना, 200 ml, ठीक है ना। तो यहाँ से अगर आप निकालेंगे तो ये मोल्स ना निकल के क्या निकलने वाला है, मिली मोल्स निकलेगा। तो अगर हम लोग इसको लीटर में कन्वर्ट कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा, डायरेक्ट मोल्स मिल जाएगा। तो इससे मैं क्या करता हूँ, 1000 से डिवाइड भी कर देता हूँ, ताकि अब ये किस में कन्वर्ट हो गया, लीटर में, इन
लीटर ले लिया मैंने, तो ये कितना हो जाएगा आपका 2/100, और 2/100 होने का मतलब कितना हो जाएगा 0.02 मोल्स। तो ये मोल्स हुआ, लेकिन मुझे मोल्स नहीं, मुझे तो क्या चाहिए, मास ऑफ H2SO4 चाहिए। तो मास इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मोल्स इंटू मोलर मास। तो मोल्स हो गया 0.02 इंटू मोलर मास ऑफ H2SO4 कितना होता है, H2SO4 का आप सम निकालेंगे यहाँ पे मोलर मास, तो ये 98 आता है ना। 16 4 जा 64 हो जाएगा, और 32 और +2 करेंगे तो 96 और 2 कितना होता है 98, और जब इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये निकल के आ रहा है कितना 1.96 ग्राम। तो ये हमारे लिए क्या हो जाएगा आंसर। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम लोग सिंपली कर सकते हैं। ठीक है, कुछ और क्वेश्चन हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं नेक्स्ट पार्ट पे। तो चलिए एक और मैं ले लेता हूँ प्रॉब्लम, आखिरी प्रॉब्लम है ना, इसके ऊपर कैसे आता है मोलरिटी के ऊपर। जैसे हमने सब सीख लिया अभी, तो एक फाइनल प्रॉब्लम में दे रहा हूँ, कैलकुलेट मोलरिटी ऑफ फॉलोइंग। कैलकुलेट मोलरिटी ऑफ फॉलोइंग, एक एक करके मैं दे रहा हूँ। कैलकुलेट मोलरिटी ऑफ फॉलोइंग, सबसे पहला हमें दे रहा है 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, इन 1 लीटर ऑफ वाटर। 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इन 1 लीटर ऑफ वाटर। ठीक है, सेकंड हमें दे रहा है, सेकंड ले लीजिए 2 मिलीमोल्स ऑफ 2 मिलीमोल्स इन 200 ml दे देता हूँ। ठीक है, 2 मिलीमोल्स इन 200 ml। थर्ड मान लो दे दिया मैंने आपको 5 मोल्स इन 2000 ml, 5 मोल्स इन 2000 ml। और एक और ले लेते हैं हम लोग थोड़ा सा अच्छा सा, फोर्थ वाला ले लेता हूँ मैं, 100 ml ऑफ 0.2 मोलर HCl सॉल्यूशन प्लस 3.65 ग्राम ऑफ HCl। ठीक है ना। चौथा वाला काफ़ी अच्छा है थोड़ा सा ना, 1 लीटर ऑफ वाटर ना बोल के इसको 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन बोल देना, मेरे हिसाब से ज़्यादा सही रहेगा। 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन बोल दें तो आप ठीक रहेगा, वाटर मत बोलिए इसको, 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन बोल देते हैं, क्योंकि वाटर तो सॉल्वेंट हो जाएगा, फिर मुझे सोल्यूट का वॉल्यूम निकाल के ऐड करना पड़ेगा, तो हम लोग इसको 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन कर देते हैं। तो मुझे मोलरिटी इन टर्म्स की निकालनी है। 18 ग्राम ग्लूकोज का 1 लीटर सॉल्यूशन में, 2 मिलीमोल्स का 200 ml में, 5 मोल्स का 2000 ml दिया है, और 100 ml ऑफ 0.2 मोलर HCl प्लस 3.65 ग्राम ऑफ HCl। तो देखो सबसे पहले वाले का क्या निकालना है, मोलरिटी तो सब में निकालनी है। तो 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, तो मुझे पता है मोलरिटी का एक ही फॉर्मूला अपने पास, मोलरिटी इज इक्वल टू क्या, मोल्स अपॉन वॉल्यूम। ऊपर मोल्स मिलना चाहिए, नीचे क्या आना चाहिए, वॉल्यूम। क्या हमको ग्लूकोज का 18 ग्राम दिया है, तो इससे हम लोग क्या मोल्स निकाल लेंगे। क्या वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमें मालूम है, तो पहले निकाल लो मोल्स अपॉन वॉल्यूम। तो देखो मोल्स कितना हो जाएगा आपका, 18 ग्राम का मतलब कितना हो गया 18 डिवाइडेड बाई, चूंकि ग्लूकोज है तो ग्लूकोज का मोलर मास कितना होता है 180। या आप इस फॉर्मूले से जाइए, आपको एक और फॉर्मूला मैंने बताया था W इंटू मोलर मास इंटू 1000 अपॉन वॉल्यूम इन लीटर, ये भी बताया था ना, इससे चले जाओ। देखो तो W कितना हो गया 18 डिवाइडेड बाई मोलर मास कितना 180 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई वॉल्यूम, यहाँ पे जो लेते हैं वो किस में लेना पड़ता था ml में। तो 1 लीटर सॉल्यूशन का मतलब वॉल्यूम कितना हो जाएगा 1000, तो यहाँ से कट होगा, तो ये आपका 18 अपॉन 180 आएगा, और 18 अपॉन 180 कितना हो जाएगा 1/10, 1/10 मतलब कितना आ जाएगा 0.1 मोलर आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 18 ग्राम ग्लूकोज 1 लीटर सॉल्यूशन में, सिंपली कर लो ऐसे, 18 डिवाइडेड बाई, एक लाइन में कैसे करोगे, मोलरिटी इज इक्वल टू मोल्स, तो मोल्स क्या हो जाएगा 18 डिवाइडेड बाई 180, मोल्स ऑफ सोल्यूट हो गया, नीचे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर 1 दिया था, तो डायरेक्ट यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये कितना आएगा 0.1 मोलर आ जाएगा आंसर। सेकंड देखो 2 मिलीमोल्स इन 200 ml, तो अब देखो जरा सा वॉल्यूम ml में दे दिया और ये मिलीमोल्स ही दे दिया, तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर तो ये भी एक लाइन में होने वाला है। मोलरिटी इज इक्वल टू क्या होता था, मोल्स अपॉन वॉल्यूम, तो मोल्स अपॉन वॉल्यूम इन लीटर लेते थे, लेकिन अगर मोल्स मान लो मैंने ऊपर मिलीमोल्स ले लिया, मिलीमोल्स, तो नीचे मुझे वॉल्यूम अब ml में लेना पड़ेगा, लीटर में नहीं लेना है ना, क्योंकि मिलीमोल्स अगर लिया है तो वॉल्यूम किस में ले सकता हूँ ml में, अगर मोल्स लेता है तो वॉल्यूम किस में लेते हैं लीटर में। तो मिलीमोल्स कितना दिया है 2, और ml में वॉल्यूम कितना दिया है 200, तो 2 अपॉन
200 मतलब 1/100 तो कितना हो जाएगा 0.01 मोलर। तो ये भी देखो एक लाइन का सवाल था, तो कितना आ जाएगा आंसर 0.01। थर्ड वाला आप देखिए, थर्ड कैसे करोगे। थर्ड में देखो 5 मोल्स दे दिया, ठीक है, ऊपर मोल्स है, नीचे 2000 ml दे दिया। क्या 2000 ml मतलब आप समझ रहे हैं, क्या इसको 2 लीटर लिख सकते हैं हम लोग। तो 2000 ml का मतलब कितना हो गया 2 लीटर। तो इसकी मोलरिटी कैसे निकालोगे, मोल्स पता है कितना 5 मोल्स हो गया ऊपर, और नीचे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर लेना है, तो 2000 ml को कितना लिख सकते हैं 2 लीटर। तो ये देखो कितना आ जाएगा 2.5 मोलर। तो ये भी एक लाइन में सॉल्व हो गया है ना। अब जैसे डेटा दिया उस हिसाब से करेंगे। जैसे इसमें मैंने मास दिया तो पहले मोल्स निकाला, डिवाइडेड बाई वॉल्यूम किया। इसमें मैं मिली मोल्स दिया तो वॉल्यूम भी किसमें था एमएल में, डायरेक्ट मिली मोल्स को ऊपर रख दिया, वॉल्यूम को भी नीचे रख दिया। थर्ड वाले प्रॉब्लम में देखो मैंने 5 मोल्स दिया और 2000 ml दिया, तो यहाँ मोल्स दिया तो इसको ml को भी किस में रख लो लीटर में। 5/2 तो कितना हो जाएगा 2.5। लास्ट वाला काफी अच्छा है ना। लास्ट वाले में देखिए 100 ml ऑफ 0.2 मोलर HCl सॉल्यूशन है और उसके अंदर 3.65 ग्राम और HCl एक्स्ट्रा डाल दिया गया है ना। तो अब बताना इस सॉल्यूशन की फाइनल मोलरिटी क्या होगी। तो पहले तो 0.2 मोलर है और बाद में बताना उसकी फाइनल मोलरिटी क्या होगी। तो देखो ये काफी अच्छा प्रॉब्लम है। तो मोलरिटी इज इक्वल टू क्या पढ़ेंगे हम लोग, कौन सी चीज डाली गई है HCl है, तो मोल्स ऑफ HCl ऊपर आएगा, नीचे क्या आएगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। और सॉल्यूशन का वॉल्यूम किसमें होना चाहिए इन लीटर। तो देखो मोल्स ऑफ HCl क्या कैसे निकालेंगे मोल्स ऑफ HCl, तो 3.65 ग्राम HCl को डालोगे तो यहां से भी कुछ मोल्स आएगा, और ऑलरेडी 100 ml में अगर 0.2 मोलर HCl सॉल्यूशन है तो कुछ मोल्स पहले से ही है। तो ये जो मोल्स आएगा क्या आएगा इसका मोल्स, और ये जितना हमने ऊपर से डाला टोटल मोल, और वॉल्यूम तो 100 ml ही रहेगा क्योंकि वॉल्यूम में कुछ चेंज इसने नहीं किया है। तो वॉल्यूम कितना रहेगा 100 ml, चूंकि ml में है तो इसको 1000 से मैं क्या कर देता हूँ डिवाइड, तो ये किस में हो जाएगा लीटर में। अब ऊपर मोल्स देखो, मोल्स इसकी वजह से भी आएगा और मोल्स इसकी वजह से भी आएगा। तो इसकी वजह से कितना मोल्स आएगा 0.2 मोलर का सॉल्यूशन है 100 ml है, तो अभी मैंने इसीलिए फॉर्मूला बताया मोल्स निकालने का तरीका क्या होता है मोलरिटी इंटू वॉल्यूम। तो आप यहाँ से पहले मोल्स निकालो, तो मोलरिटी कितनी है 0.2 इंटू वॉल्यूम कितना है 100 ml, तो 100 ml को हम लोग लीटर में चेंज कर दें तो 100 अपॉन कितना हो जाएगा 1000। तो 100 अपॉन 1000 मतलब कितना हो जाएगा 0.1/10 मतलब 0.01। तो अगर 0.02 को मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका 0.02 हो जाएगा। तो यहाँ पे मोल्स कितने हैं 0.02, और 3.65 ग्राम HCl डाला है तो यहाँ से कैसे मोल्स निकालोगे, तो यहाँ मास अपॉन मोलर मास लगाना पड़ेगा। तो मास कितना हो गया 3.65 अपॉन HCl का मोलर मास कितना आएगा 36.5 है ना। 35.5 और 1 करेंगे 36.5। अब इसको अगर देखा जाए तो ये कितना आ रहा है, ये इसका 10 टाइम्स है ना। तो ये 1/10 का मतलब कितना आ रहा है 0.1। तो हमें तो क्या निकालना था मोलरिटी, तो मोलरिटी इज इक्वल टू मोल्स अपॉन वॉल्यूम। तो वॉल्यूम तो इतना हो गया, मोल्स कितना हो जाएगा, तो देखो इसकी वजह से कितने मोल्स हैं 0.02 और इनकी वजह से कितना मोल आया 0.1। तो 0.02 में 0.1 को क्या करना पड़ेगा जोड़ना पड़ेगा। तो देखो पहले से तो 0.02 इसकी वजह से थे और प्लस जो हमने एक्स्ट्रा डाला उसकी वजह से कितना आया है 0.1। तो अगर मैं मोलरिटी पूछ लूँ इस क्वेश्चन का तो आंसर कितना हो जाएगा आपका 0.02 में अगर जोड़ेंगे तो 0.12 हो जाएगा, और डिवाइडेड बाई 100 अपॉन 1000 को क्या 0.1 लिखा जा सकता है ना। 100 ml को 0.1, और जब इसे हम लोग डिवाइड करेंगे तो ये हमारा कितना हो जा रहा है 1.2 मोलर आंसर हो जाएगा अपने लिए। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 1.2 मोलर। तो इस तरीके से आसानी से हम लोग मोलरिटी के क्वेश्चंस भी लगा सकते हैं। कुछ प्रॉब्लम होते हैं केमिकल रिएक्शंस वाले, तो केमिकल रिएक्शंस वाले प्रॉब्लम हम लोग ऑलरेडी मोल कॉन्सेप्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं, तो केमिकल रिएक्शंस के प्रॉब्लम में यहाँ पे डिस्कस नहीं कराता हूँ। हम लोग अगले कंसंट्रेशन टर्म्स में आते हैं ग्रुप बी के। नॉर्मेलिटी हमें इसके अंदर देखने की जरूरत नहीं है क्योंकि नॉर्मेलिटी रेडॉक्स में आता है, इस चैप्टर में नॉर्मेलिटी का कोई यूज नहीं है, उसके लिए एन फैक्टर वगैरह की जरूरत पड़ती है। तो चूंकि इस चैप्टर का वो पार्ट नहीं है तो उसको हम लोग यहाँ पे कवर नहीं करेंगे। तो अब हम लोग ग्रुप बी की यूनिट से शुरू करते हैं। ग्रुप ए की तीनों यूनिट्स मैंने आपको करा दिया है ना। कौन कौन सी यूनिट्स करा दिए, परसेंट W/V क्या होता है, परसेंट V/V क्या होता है और मोलरिटी क्या होता है। तो काफी डिटेल में हमने न्यूमेरिकल्स वगैरह सबके ऊपर देख लिए। तो हम लोग ग्रुप बी की यूनिट्स शुरू करते हैं अगले पार्ट से। तो हमने ग्रुप ए की सारी यूनिट्स कवर कर लिए, परसेंट V/V, परसेंट W/V और मोलरिटी। नाउ वी आर कमिंग टू द नेक्स्ट ग्रुप बी। ग्रुप बी
तो ग्रुप बी में मैंने आपको बताए थे कौन कौन से यूनिट्स बताए थे ग्रुप बी में। एक होता था परसेंट W/V होता था, ठीक है ना, मतलब परसेंट बाई वेट होता नहीं, परसेंट W/W होता था, परसेंट बाई वेट होता था। दूसरा यूनिट था मोल फ्रैक्शन और तीसरी यूनिट क्या थी, मोलैलिटी। तो इन तीनों को हम यहाँ पे कवर करेंगे। तो अगर ग्रुप बी की सबसे पहले यूनिट की बात करूँ तो सबसे पहला यूनिट क्या था, परसेंट बाई वेट, परसेंट बाई वेट, और जिसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं हम लोग, परसेंट W/W से। तो अब ये देखो मैंने इतना समझा दिया, आपको आइडिया तो लगी गया है। ऊपर क्या आना है, वेट ऑफ सोल्यूट, नीचे वाला वेट किसका बताएगा, सॉल्यूशन का। और चूंकि परसेंट है तो कितने में बताओगे, 100 में। तो क्या डिफाइन कर सकते हो इसको, सिंपली डेफिनेशन क्या बोलोगे इसका, वेट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट पर 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, कि सोल्यूट का कितना ग्राम 100 ml सॉल्यूशन के अंदर मौजूद है, उसी को क्या बोलेंगे, परसेंट बाई वेट। तो सिंपल डेफिनेशन अगर पूछे तो क्या बोलोगे, वेट ऑफ सोल्यूट किसके अंदर, इन ग्राम, वेट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट पर 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड परसेंट W/W, ठीक है ना। परसेंट बाई वेट का मतलब क्या हो गया, ऊपर वेट ऑफ सोल्यूट, नीचे क्या आएगा, वेट ऑफ सॉल्यूशन। तो वेट ऑफ सोल्यूट कितना ग्राम में, वेट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट पर 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। और फॉर्मूला अगर लिखना है तो क्या लिखेंगे, परसेंट W/W इज इक्वल टू क्या, ऊपर वेट ऑफ सोल्यूट, ठीक है, और नीचे क्या आएगा आपका वेट ऑफ सॉल्यूशन, और ऊपर का W सोल्यूट का बताएगा, नीचे का W सॉल्यूशन का बताएगा। और चूंकि परसेंट है तो हमने 100 में देखा है ये चीज, ठीक है। तो देखो अगर हमने वेट ऑफ सॉल्यूशन 100 ग्राम ले लिया तो 100 से 100 कटेगा, तो जो भी वेट ऑफ सोल्यूट होगा वही परसेंट W/W हो जाता है। तो वेट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट पर 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन इज नोन एज परसेंट W/W। और वेट ऑफ सॉल्यूशन कभी निकालना हो तो वेट ऑफ सॉल्यूशन कैसे निकालोगे, सॉल्यूशन का वेट निकालने के लिए किसका किसका वेट लगेगा, वेट ऑफ सोल्यूट भी लगेगा प्लस वेट ऑफ सॉल्वेंट भी लगेगा, ठीक है। तो सॉल्यूशन का वेट सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट के वेट के सम के बराबर होता है। तो मेरे हिसाब से फॉर्मूला तो डेफिनेशन से ही पता चल जाता है, इसमें कुछ ज़्यादा दिमाग लगाने वाली चीज नहीं है। अब इनके ऊपर जैसे न्यूमेरिकल ले लिया जाए एक दो, है ना, ताकि इससे भी आइडिया लगे कैसे लगाना है। जैसे क्वेश्चन दे रहा है एन एक्वस सॉल्यूशन कंटेन्स 30% बाई वेट ऑफ यूरिया, 30% बाई वेट ऑफ यूरिया। हमसे बोला व्हाट डज इट मीन, इसका क्या मतलब है, एंड ऑल्सो कैलकुलेट, है ना, क्या, और कैलकुलेट करने के लिए मैं क्या इसमें दे सकता हूं कि कितना सोल्यूट का, एंड ऑल्सो कैलकुलेट वेट ऑफ सोल्यूट, ऑल्सो कैलकुलेट वेट ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट, ठीक है ना, ऑल्सो कैलकुलेट वेट ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट इन, कितना दे दिया जाए, 7.5 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। क्वेश्चन को समझ लो, एक्वस सॉल्यूशन कंटेंट 30% बाई वेट ऑफ यूरिया, मतलब परसेंट W/W की वैल्यू कितनी हो गई, 30% W/W ऑफ यूरिया मतलब कितना हो गया इसकी वैल्यू। तो व्हाट डज इट मीन, पहले तो इसका मतलब पूछ रहा है कि इसको क्या बोला जाता है। तो 30% W/W ऑफ यूरिया का मतलब क्या हो गया, 30% बाई वेट ऑफ यूरिया का मतलब क्या हम लोग बोलेंगे, मीन्स 30 ग्राम ऑफ यूरिया, 30 ग्राम ऑफ यूरिया इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, 30 ग्राम ऑफ यूरिया इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, समझे क्या। तो 30% बाई वेट ऑफ यूरिया का मतलब क्या हो गया, 30 ग्राम ऑफ यूरिया इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। 100 ग्राम सॉल्यूशन का लिया जाएगा तो उसके अंदर यूरिया कितने ग्राम दिखाई देगा आपको, 30 ग्राम दिखाई देने वाला है। तो ये इस लाइन का मीनिंग था। हमसे बोला कैलकुलेट वेट ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट इन 7.5 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, हमको सोल्यूट और सॉल्वेंट का वेट भी निकालना है किसके अंदर, 7.5 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में। तो फॉर्मूला लगा देते हैं, परसेंट W/W का मतलब क्या होता था, वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड विथ 100। तो क्या परसेंट W/W हमको दिया है, क्वेश्चन में दिया है 30, ठीक है। वेट ऑफ सोल्यूट दिया है क्या, नहीं, हमसे पूछा ही है वेट ऑफ सोल्यूट और सॉल्वेंट निकालिए किसके अंदर, 7.5 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। क्या सॉल्यूशन का वेट दिया है, क्या दिया है।
तो हम लोग वेट ऑफ सोल्यूट तो हमारे लिए अननोन है क्योंकि दिया नहीं है, लेकिन वेट ऑफ सॉल्यूशन दिया है। क्या कितना दिया है? 7.5 ग्राम और मल्टीप्लाइड विथ 100। तो यहाँ से हम लोग पहले क्या निकाल लेते हैं? वेट ऑफ सोल्यूट निकाल लेते हैं। तो ये आप कट कर लीजिए, और ये जब हम करते हैं तो यहाँ से आप देखो वेट ऑफ सोल्यूट इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 7.5 त्रिज्या करेंगे तो 5 है ना, 225 आ जाएगा, और 1 डिजिट में डेसिमल लगेगा तो ये 2.25 आएगा। कितना आएगा? 2.25। ठीक है ना, सही किया हमने। 3 5 जा 15 का 5 और 22 और 22.5 आएगा, और ये 10 से डिवाइड भी तो करना था, तो ये 2.25 ग्राम आ जाएगा। तो ये वेट ऑफ किसका हो गया? सोल्यूट का। तो हम मुझसे पूछा था कि सोल्यूट का भी वेट निकाले और सॉल्वेंट का। तो अगर सोल्यूट इतना है तो सॉल्वेंट बता सकते हो कितना होगा? तो चूंकि हमें पता है टोटल सॉल्यूशन का वेट कितना है? 7.5 ग्राम, और सॉल्यूशन का वेट जो होता है वो सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट होता है। तो अगर 7.5 ग्राम ये है और सोल्यूट का वेट कितना है? 2.25 ग्राम, तो सॉल्वेंट का कितना हो जाएगा? 7.5 माइनस 2.25। तो इसमें से माइनस कर दिया जाए तो मिल जाएगा, तो 2.25 ना, 2.25। तो 7.5 में से 2.25 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 5.25 ग्राम। तो आसानी से क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर सकते थे। पहले तो मतलब क्या होता है, तो 30% बाई वेट ऑफ यूरिया का मतलब 30 ग्राम ऑफ यूरिया इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। और परसेंट वेट बाई वेट अगर हमें निकालना है ना, मतलब हमें निकालना था वेट ऑफ सोल्यूट और सॉल्वेंट, तो हम फॉर्मूला लगा दिए। पहले सोल्यूट का वेट निकाल लिए, और सॉल्यूशन का चूंकि वेट दिया था तो सॉल्यूशन के वेट से सोल्यूट के वेट को माइनस कर दिया, तो हमें किसका वेट मिल जाएगा? सॉल्वेंट का मिल जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन क्लियर है आपको। चलो और एक आध न्यूमेरिकल और लेते हैं इसके ऊपर। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा है 0.2 मोल्स ऑफ ग्लूकोज आर dissolved 0.2 moles of glucose are dissolved in 64 ग्राम ऑफ वाटर। ठीक है, 0.2 मोल्स ऑफ ग्लूकोज आर डिजॉल्व इन 64 ग्राम ऑफ वाटर। हमसे बोल रहा है कैलकुलेट परसेंट W/W ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, कैसे करोगे आप? हम देखो 0.2 मोल्स ऑफ ग्लूकोज दे दिया, मतलब अब हमको मोल्स दे दिया है, तो यहां से पहले ग्लूकोज का क्या निकालना पड़ेगा हमको? मास। ठीक है, और 64 ग्राम ऑफ वाटर, तो क्या ये वेट ऑफ सॉल्वेंट है क्या? दिस इज आवर वेट ऑफ सॉल्वेंट। तो वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना हो गया? 64 ग्राम, ये पता चल गया हमें। ठीक है, और 0.2 मोल्स ऑफ ग्लूकोज देने का मतलब क्या? यहाँ से वेट ऑफ ग्लूकोज मतलब वेट ऑफ सोल्यूट निकाल सकते हैं क्या? कैसे निकालोगे? मोल्स इज इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास। मोल्स इज इक्वल टू क्या होता है? मास अपॉन मोलर मास। तो मास निकालने के लिए क्या कर दोगे? मोल्स इंटू मोलर मास। तो मोल्स कितना है? 0.2 इंटू ग्लूकोज का मोलर मास कितना होता है? 180। ग्लूकोज का कितना आता है? 180। तो जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना आ जाएगा? 36 ग्राम। तो क्या हमको सॉल्वेंट का वेट पता चल गया 64? क्या हमें सोल्यूट का वेट पता चल गया कितना है? अब निकालना क्या था? परसेंट W/W। तो परसेंट W/W इज इक्वल टू क्या होता था? W ऑफ सोल्यूट अपॉन W ऑफ सॉल्यूशन, है ना। सोल्यूट ऊपर, सॉल्यूशन नीचे, मल्टीप्लाइड विथ 100। तो सोल्यूट का कितना आ रहा है बताइए जरा? सोल्यूट का मास कितना आएगा? 36 डिवाइडेड W ऑफ सॉल्यूशन कितना आएगा? 64 नहीं है, 64 तो वाटर का मास है, मतलब ये सॉल्वेंट का मास है, और सोल्यूट का कितना है? 36। तो सॉल्यूशन का मास क्या होता है? सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट। तो सोल्यूट कितने ग्राम का हो गया? 36 प्लस सॉल्वेंट कितने का है? 64 ग्राम। तो और मल्टीप्लाइड विथ 100। तो यहाँ से आप देखिए 100 ही है, 100 तो ये कितना हो जाएगा? 36%। तो भी आसानी से सॉल्व हो गया प्रॉब्लम, है ना। तो बस क्वेश्चन को ढंग से पढ़ोगे तो सारे क्वेश्चंस लग जाते हैं, इनमें कोई भी प्रॉब्लम ऐसे टफ नहीं होता, बिल्कुल इजीली हो जाते हैं। 0.2 मोल्स ऑफ ग्लूकोज डिजॉल्व इन 64 ग्राम ऑफ वाटर। तो यहाँ से सॉल्वेंट का मास मिल गया, यहाँ से सोल्यूट का मास मिल गया। तो सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट किसका मास दे देगा? सॉल्यूशन का। तो सॉल्यूशन का मास नीचे लेना है, ऊपर सोल्यूट का मास लेना है। तो यहाँ से आसानी से इवन यहीं से देख सकते थे आप, 36 ये है और 64 ये है, तो टोटल सॉल्यूशन का मास कितना हो गया? 100 ग्राम। तो 100 के अंदर सोल्यूट कितना मौजूद था? 36। तो आंसर कितना हो जाता है? 36%। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी हम लोग आसानी से इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म्स पे हम लोग आते हैं, फिर मिक्स वाले क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे। तो ये हमारा परसेंट बाई वेट का मैंने एक प्रॉब्लम करा दिया। एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए इसमें दे देता हूँ, उसको आप खुद ट्राई करिएगा। ठीक है,
काफ़ी अच्छा प्रॉब्लम है ना। जैसे प्रॉब्लम दे देता हूँ मैं, 5 मोल्स ऑफ ग्लूकोज, 5 moles of glucose are dissolved in 2 liter of water. 5 moles of glucose are dissolved in 2 liter of water. 2 liter of water, 2 liter dissolve in 2 liter सॉल्यूशन कर दो इसे, 2 liter of सॉल्यूशन। ठीक है, अब हमसे बोला इफ डेंसिटी of resulting solution is 1.5 gram per ml. Density of resulting solution is 1.5 gram per ml. 1.5 gram per ml. Then calculate. फर्स्ट पार्ट है इसका क्वेश्चन का, परसेंट W/V निकालिए। ठीक है, सेकेंड पार्ट है इस क्वेश्चन का, परसेंट W/W भी निकालिए, और थर्ड पार्ट है इस क्वेश्चन का, क्या निकालिए, मोलरिटी निकालिए। ठीक है, हिंट मैं दे देता हूँ, देखो क्या क्या दिया था, 5 मोल्स ऑफ ग्लूकोज दिया, मतलब यहाँ पे मोल्स ऑफ सोल्यूट हमें मिल चुका है, मोल्स ऑफ सोल्यूट पता चल गया कितना हो गया, 5। ठीक है, इन 2 लीटर ऑफ डिजॉल्व इनसफिशिएंट वाटर टू फॉर्म 2 लीटर ऑफ सॉल्यूशन बेसिकली होना चाहिए था, डिजॉल्व इन 2 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन का वॉल्यूम भी हमको दे दिया है कितना, 2 लीटर। तो हमसे डेंसिटी भी दिया है, डेंसिटी क्यों दिया है, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे मोलरिटी भी पूछा है, परसेंट W/, ये ग्रुप बी का यूनिट है और ये ग्रुप ए वाले हैं। तो देखो मोलरिटी वाला कर ही देते हैं, देखो मोलरिटी वाला तो पहले ही हो जाएगा, मोल्स अपॉन क्या करना है, सीधा वॉल्यूम। मोल्स दिख ही रहा है कितना है, 5 मोल, वॉल्यूम दिख ही रहा है कितना है, 2, तो ये कितना हो जाएगा, 2.5 मोलर। लास्ट वाला पार्ट सॉल्व हो गया। ठीक है, परसेंट W/V कैसे निकालोगे, परसेंट W/V के लिए क्या चाहिए, ऊपर वेट ऑफ सोल्यूट चाहिए, तो वेट ऑफ सोल्यूट कैसे निकालोगे, वेट ऑफ सोल्यूट कितना है, 5 मोल है, तो 5 इंटू ग्लूकोज का कितना होता है, 180, डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना दिया है, 2 लीटर, तो 2 लीटर को 2000 लिख देंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो ये भी सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, और परसेंट W/W अगर निकालना है तो परसेंट W/W के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, ऊपर वेट ऑफ सोल्यूट लेना है, नीचे क्या लेना होगा, वेट ऑफ सॉल्यूशन। तो वेट ऑफ सोल्यूट तो हमें दिख ही रहा है कितना, 5 मोल्स था ना उसका, तो 5 इंटू 180, तो ये हो जाएगा वेट ऑफ सोल्यूट। और वेट ऑफ सॉल्यूशन कैसे निकालोगे, तो वेट ऑफ सॉल्यूशन के लिए आपको सॉल्यूशन का वॉल्यूम दिया है 2 लीटर, और वहां से क्या दिया है, डेंसिटी भी दिया है। तो क्या हम लोग डेंसिटी और वॉल्यूम और डेंसिटी दिया है तो उससे वेट निकाल सकते हैं, वेट इज इक्वल टू क्या होता है, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। तो ये कितना हो जाएगा आपका, 2 लीटर का मतलब कितना हो जाएगा, 2000 ml इंटू डेंसिटी कितना दिया है, 1.5। तो यहाँ से आप सॉल्व कर सकते हैं ये वाला पार्ट भी। ठीक है, तो नेक्स्ट अगला जो है मोल फ्रैक्शन हम लोग अगले पार्ट में डिस्कस करते हैं। तो ग्रुप बी की अब सेकेंड यूनिट पे आते हैं। सेकेंड यूनिट क्या था अपने पास, मोल फ्रैक्शन। सेकेंड यूनिट क्या अपने पास, मोल फ्रैक्शन, तो जिसको हम लोग एक्स से रिप्रेजेंट कर देते हैं। मोल फ्रैक्शन को किससे रिप्रेजेंट कर देंगे, एक्स से। तो मोल फ्रैक्शन किसको बोलते हैं, पता ही होगा आपको। फ्रैक्शन का मतलब ही होता है वो चीज एक से छोटी होनी चाहिए और 0 से बड़ी होनी चाहिए। और चूंकि किसका फ्रैक्शन है, मोल का, इसका मतलब किसी सब्सटेंस का मोल टोटल के रिस्पेक्ट में अगर देखा जाएगा कि टोटल मोल्स के रिस्पेक्ट में किसी सब्सटेंस का मोल कितना है, उसी को क्या बोल दिया जाएगा, मोल फ्रैक्शन, है ना। पूरे में से कितना उसका मोल है ना, जिस सब्सटेंस का, जैसे सोल्यूट का निकालना है तो सोल्यूट का मोल टोटल मोल में कितना है, तो वो क्या कहलाएगा, सोल्यूट का मोल फ्रैक्शन। तो डेफिनेशन क्या बोल सकते हैं हम लोग, सिंपल सा इसका, पहले तो ये लिख लेते हैं, इट इज डिनोटेड बाई एक्स, इट इज डिनोटेड बाई एक्स, ठीक है, एंड इट इज डिफाइंड एज, इट इज डिफाइंड एज ratio of number of moles, it is defined as ratio of number of moles of a substance, of a substance to the total moles, to the total number of moles, to the total number of moles। ठीक है, तो मोल फ्रैक्शन को एक्स से रिप्रेजेंट करना, और कैसे डिफाइन होता है, रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए सब्सटेंस टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स। जैसे किसी सब्सटेंस का निकालना है तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सब्सटेंस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट सब्सटेंस डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स। तो ये सिंपल सा हमारा
सब्सटेंस का, किसी भी सब्सटेंस का मोल फ्रैक्शन क्या निकालने का फॉर्मूला हो गया उस सब्सटेंस का मोल, और नीचे क्या लेना होता है, टोटल मोल। तो अगर मैं बताऊं यहाँ पे सॉल्यूशन जो हमने देखा था, सॉल्यूशन के अंदर दो चीजें होती थी, क्या क्या होता था, सोल्यूट भी होता है और दूसरी चीज क्या होती है, सॉल्वेंट। ठीक है, अगर हम लोग सॉल्वेंट को जनरली ए से रिप्रेजेंट करेंगे इस चैप्टर के अंदर, और सोल्यूट को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, बी से। तो अगर आपसे पूछा कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट बताइए कितना है, एक्स बी का मतलब क्या हो गया, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट क्या कहलाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट एक्स बी, बेसिकली हम लोग क्या बोलेंगे, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट किसके बराबर होगा, मोल्स ऑफ सोल्यूट मतलब एन बी डिवाइडेड बाई टोटल मोल्स। टोटल मोल्स का मतलब क्या होगा, सोल्यूट का मोल प्लस सॉल्वेंट का मोल, मतलब एन ए प्लस एन बी, ये टोटल हो जाएगा। और अगर मान लो सॉल्वेंट का पूछा तो एक्स है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, तो इसको रिप्रेजेंट, इसको क्या लिखोगे, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट कैसे निकालोगे, मोल्स ऑफ सॉल्वेंट जिसका भी निकालना है उसका मोल्स ऊपर और नीचे टोटल मोल्स। टोटल मोल्स क्या हो जाएगा, एन ए प्लस एन बी। तो इस तरीके से हम लोग सोल्यूट का मोल्स निकाल सकते हैं और हम लोग सॉल्वेंट के मोल्स को भी निकाल सकते हैं। और एक चीज अगर मैं यहां से आपसे पूछूं, एक्स से प्लस एक्स बी किसके बराबर होगा, एक्स से प्लस एक्स बी, तो आप एक्स से और एक्स बी को अगर जोड़ेंगे तो आप उसको मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूशन मत बोल देना कि सर दोनों का जोड़ के, सॉल्यूशन का मोल फ्रैक्शन नहीं होता, सॉल्यूशन का मास होता है, वॉल्यूम होता है और डेंसिटी होती है ना। मोल फ्रैक्शन जैसा वर्ड सॉल्यूशन के लिए नहीं डिफाइंड होता। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, अगर आप इन दोनों को जोड़ते हैं, एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी प्लस एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी, तो ये दोनों का सम किसके बराबर आने वाला है, 1 हो जाएगा दोनों का सम, है ना। जितने भी सब्सटेंस मौजूद होते हैं उन सब के मोल फ्रैक्शन का सम हमेशा कितना होता है, 1 के बराबर। अच्छा, अगर 3 सब्सटेंस होते हैं, अगर मान लो एक और सी भी रहता है, एक और तरीके का सोल्यूट होता सी, तो फिर क्या हो जाता फॉर्मूला, तो होता जैसे ए का निकालना है तो एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी, बी का निकालना होता तो एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी का निकालना होता तो एन सी अपॉन एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी, इस तरीके से, है ना। जितने भी चीजें जाएंगी उसका मोल्स ऊपर लेना है और नीचे सबके मोल्स का सम लेना होता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे एक दो नोट ध्यान रखना थोड़ा सा, कि जितने भी सब्सटेंस आते हैं, जैसे एक्स ए प्लस एक्स बी का सम किसके बराबर आया, 1 के। अच्छा, अगर 3 होते, सी भी होता, तो एक्स ए प्लस एक्स बी प्लस एक्स सी इज इक्वल टू कितना हो जाता, 1। अगर 4 होते तो एक्स ए प्लस एक्स बी प्लस एक्स सी प्लस एक्स डी सबका सम किसके बराबर होता है, 1 के। तो नोट में पहली चीज ये ध्यान रखना कि समेशन ऑफ मोल फ्रैक्शन जो होता है, जितने भी सब्सटेंस हो, आई मान लेते हैं, एक्स आई 1 से लेके एन तक, है ना, जितने भी हैं सबके मोल फ्रैक्शन का सम हमेशा किसके बराबर होता है, 1 के। जितने भी सब्सटेंस है हर सब्सटेंस के मोल फ्रैक्शन का सम हमेशा किसके बराबर आएगा, 1 के बराबर आएगा। पहला चीज ये ध्यान रखिए। दूसरा चीज कि जो मोल फ्रैक्शन की वैल्यू होगी हमेशा 0 से बड़ी होगी और 1 से क्या होगी, छोटी। इक्वलिटी कहीं नहीं आएगा, न 0 पे आएगा न 1 पे आएगा। मोल फ्रैक्शन की वैल्यू हमेशा 0 से बड़ी और 1 से क्या होती है, छोटी। अच्छा, इक्वलिटी क्यों नहीं आएगा, अगर इक्वलिटी आए तो मतलब क्या है, अगर मोल फ्रैक्शन कोई बोला कि सर 0 के बराबर है, तो मोल फ्रैक्शन 0 होने का मतलब क्या है, ये चीज 0 कब आ सकती है, जब ऊपर वाला टर्म क्या हो जाए 0, तभी तो ये चीज 0 होगी। और ऊपर वाला मोल्स 0 होने का मतलब वो सब्सटेंस उसके अंदर मौजूद है ही नहीं। तो x बराबर अगर किसी सब्सटेंस का 0 लिखा है, इसका मतलब क्या होता है, सब्सटेंस इज एब्सेंट। वो सब्सटेंस क्या है, वहां से एब्सेंट है, वहां पे है ही नहीं। जैसे आप लोग क्लास से एब्सेंट होते हो, बाद में आते हो, सर ये समझाइए वो समझाइए, उसी तरीके से अगर सब्सटेंस का मोल फ्रैक्शन 0 आएगा, एग्जाम में नंबर भी तब 0 ही आते हैं, तो वही हाल है। अगर मोल फ्रैक्शन 0 आएगा तो सब्सटेंस क्या होगा, एब्सेंट होगा। और अगर इक्वलिटी 1 पे आ गई, अगर मान लो मोल फ्रैक्शन की वैल्यू 1 हो जाए, तो 1 होने का मतलब क्या हो गया, 1 कब आएगा, जब ऊपर नीचे दोनों नंबर क्या हो, सेम हो, मतलब टोटल मोल भी वही हो जितने उस सब्सटेंस के मोल है। तो ऐसा कब पॉसिबल हो, जब केवल और केवल वही सब्सटेंस मौजूद हो, मतलब हम लोग क्या बोलेंगे, सब्सटेंस इज प्योर। सब्सटेंस क्या होगा, प्योर। तो ये बात भी ध्यान रखना, इक्वलिटी कहीं नहीं आएगी, मोल फ्रैक्शन की वैल्यू हमेशा 0 से बड़ी होती है और 1 से छोटी। अगर 0 के बराबर है तो सब्सटेंस क्या होता है, एब्सेंट, और 1 के बराबर होता है तो मतलब सब्सटेंस क्या है, प्योर फॉर्म में है। और इसके ऊपर काफी सिंपल से प्रॉब्लम होते हैं। जैसे एक सिंपल सा एग्जाम्पल ले लूं मैं, 30 ग्राम ऑफ यूरिया इज मिक्सड विथ 30 ग्राम ऑफ यूरिया इज मिक्सड विथ 45 ग्राम ऑफ वाटर। 45 ग्राम ऑफ वाटर हमसे बोल रहा है, डिटरमाइन परसेंटेज W/W ऑफ वाटर, डिटरमाइन परसेंटेज W/W ऑफ वाटर एंड मोल फ्रैक्शन, MF लिख रहा हूं मैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया।
ठीक है। तो अगर 30 ग्राम ऑफ यूरिया को मिक्स किया 45 ग्राम ऑफ वाटर तो डिटरमाइन करें परसेंट W। अच्छा 30 ग्राम ऑफ यूरिया को मिक्स किया जा रहा है किसके अंदर 45 ग्राम ऑफ वाटर। तो यहाँ से हमें तो साफ साफ दिख रहा है कि ये तो वेट ऑफ सॉल्वेंट हो जाएगा कितना 45 ग्राम, और जिसको मिक्स किया जा रहा है वो क्या हो जाएगा हमारे लिए सोल्यूट। तो वेट ऑफ सोल्यूट कितना हो जाएगा हमारे लिए 30 ग्राम। तो क्या हम लोगों को पहला क्या निकालना है परसेंट W/W। आप रटिए मत फॉर्मूला। W/W मतलब क्या होगा, ऊपर W किसका लेना होता है सोल्यूट का, ऊपर हमेशा ही क्या आता है सोल्यूट, नीचे W किसका आएगा सॉल्यूशन का, ठीक है। और मल्टीप्लाई किससे करोगे, परसेंटेज है तो 100 से। तो देखो वेट ऑफ सोल्यूट कितना दिया है, क्या 30 ग्राम दिया था तो 30 रख देते हैं। वेट ऑफ सॉल्यूशन कैसे निकालोगे, क्या हमको सॉल्यूशन का वेट दिया है नहीं, लेकिन सोल्यूट का वेट मालूम है सॉल्वेंट का। इन दोनों को अगर जोड़ दिया जाए तो क्या सॉल्यूशन का वेट मिल जाएगा। तो कितना हो जाएगा सॉल्यूशन का वेट 30 + 45 और मल्टीप्लाइड विथ 100। तो ये आपका 30/75 × 100 हो जाएगा। और इसको अगर सॉल्व कर लोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं 3, 4 और ये 10 टाइम्स में जाएगा तो ये कितना हो जाएगा आपका 40%, ठीक है ना। तो पहला पार्ट खत्म हो गया। परसेंट W/W कितना हो जाएगा 40%। अब क्या निकालना है, मोल फ्रैक्शन ऑफ किसका निकालना है यूरिया का। तो यूरिया का मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, ऊपर लेना पड़ेगा मोल्स ऑफ यूरिया और नीचे कौन सा मोल लेना पड़ेगा टोटल। तो ऊपर तो आ जाएगा यूरिया का मोल, नीचे टोटल मोल्स का मतलब क्या हो गया यूरिया का भी मोल्स आएगा और साथ में वाटर के भी मोल्स आएंगे, ठीक है ना। तो मोल्स ऑफ यूरिया अपॉन मोल्स ऑफ वाटर। तो देखो मोल्स ऑफ यूरिया कितना हो जाएगा, क्या 30 ग्राम दिया है तो ये हो गया इसका मास, अपॉन यूरिया का मोलर मास कितना होता है 60, तो ये हो जाएगा मोल्स। देखो ना मास दिया है 30 तो मास अपॉन मोलर मास यूरिया का कितना होता है 60, तो 30/60। फिर नीचे 30/60 तो दैट इज द मोल्स ऑफ यूरिया प्लस मोल्स ऑफ वाटर की बात करोगे तो वाटर का मास दिया है क्या 45 ग्राम और डिवाइडेड बाय वाटर का मोलर मास कितना होता है 18, तो ये इसके मोल्स आ जाएंगे। तो यहाँ से देखो मोल फ्रैक्शन निकालना काफी सिंपल होता है ना, सबके मोल्स बस मिल जाए तो हमारा काम बन जाएगा। और ये हो जाएगा आपका 1/2, ये आएगा 1/2 प्लस ये आप देख सकते हो इसको 9 से कट कर सकते हैं ना 5 और 2, तो ये हो जाएगा 5/2। तो आप ये भी देखो 2 से 2 काट लो तो ये सीधा सीधा दिख रहा है 1/6 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा मोल फ्रैक्शन। अच्छा अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर भी पूछा होता तो क्या हो जाता है, तो कुछ नहीं करना है, हमें पता है जितने भी सब्सटेंस है सबका सम किसके बराबर होता है 1 के। क्योंकि यहाँ पे 2 ही सब्सटेंस हैं तो यूरिया का अगर मोल फ्रैक्शन 1 है तो वाटर का कितना हो जाएगा 1 में से सिंपली उसे क्या कर दो माइनस, तो 1 - 1/6 करोगे तो कितना आ जाएगा 5/6। तो ये हमने यहाँ पे मोल फ्रैक्शन भी समझ लिया क्या होता है किस तरीके से, और काफ़ी सिंपल तरीके से आगे। और हमें अभी जैसे हम लोग कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ने वाले हैं तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज में ये सब फिर से आने वाले हैं ना, इन सब चीज़ों की जरूरत पड़ेगी। जैसे मोल फ्रैक्शन क्वेश्चन में निकालना पड़ेगा हमें, ठीक है, मोललिटी निकालनी पड़ेगी हमें, परसेंट W/V कभी कभी दिया होता है, कभी कभी परसेंट W/W दिया होता है, तो जो भी दिया होगा उन सबको निकालने की जरूरत पड़ती है। तो इसके लिए हमें थोड़ा कंसंट्रेशन टर्म्स का ये आइडिया होना चाहिए। और रिमेनिंग 1 कंसंट्रेशन टर्म डेट इज मोलालिटी, डेट विल बी डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास, उसको अगले क्लास में मैं डिस्कस करता हूँ, है ना। क्योंकि मोलालिटी हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है इस चैप्टर में, और मोलालिटी के ऊपर ही सारे क्वेश्चंस है ना, जो भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है उन सब के अंदर क्या आएगा मोलालिटी आएगा, क्योंकि सब जो है प्रोपोर्शनल होते हैं किसके मोलालिटी के, सारे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी मोलालिटी के प्रोपोर्शनल है। तो मोलालिटी वाला टर्म मैं नेक्स्ट लेक्चर में लूंगा और वहीं से हम लोग कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में भी एंटर करेंगे। कुछ इसके अभी पहले अच्छे प्रॉब्लम्स हम लोग करेंगे जिनमें ग्रुप ए की यूनिट से ग्रुप बी की यूनिट में एक दूसरे में इंटर कन्वर्जन वाले क्वेश्चंस होंगे, और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे फिर इस चैप्टर में। ओके, थैंक यू।